आप सभी का स्वागत है स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको मैंने एक पार्ट 1 में पढ़ाया था कि हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे हम पढ़ने वाले हैं और अभी हम लोग उसका पार्ट नंबर 2 ले रहे हैं और इसको कोशिश करते हैं कि रेगुलर होके हम लोग कंप्लीट करें। काफ़ी लेंदी पार्ट है। ये क्लास आपको हेल्प करने वाली है हरियाणा इकोनॉमी में और हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे के करंट अफेयर में, क्योंकि इसमें आप लोग धीरे धीरे पढ़ोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी कि इसमें हरियाणा का जीके भी है, वो हरियाणा इकोनॉमी वाला पार्ट भी होता है और इसमें अब वाली चीज़ें यानी कि करंट अफेयर भी है। मतलब इसमें कुछ चीज़ें स्टैटिक जीके प्लस में कुछ चीज़ें हरियाणा के करंट अफेयर की है। बहुत इत्मीनान से देखना होगा, बहुत ही सब्र के साथ पढ़ना होगा। नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है आप लोग, अदरवाइज आप लोग पीडीएफ भी ले सकते हैं इसका। ये इस तरीके से पीडीएफ इसका ऑफिशियली साइट पे यूं तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये थोड़ा समझना टेढ़ा होता है। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स दे रखे होते हैं जो इकोनॉमी के टर्म्स होते हैं, तो कई बार वो सीधे समझ नहीं आते। इसलिए मैंने एक एक लाइन को आपके लिए थोड़ा ईजी बनाया है, सिंपल एग्जाम्पल के साथ में लिखा है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और कोई कन्फ्यूज़न होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। कोशिश करूँगा कि कन्फ्यूज़न रहे ही ना, लेकिन कोई भी बात ऐसी रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मुझसे मदद ले सकते हैं, मैं आपके साथ में हूँ ही। इसका पीडीएफ वैसे आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को जो है ना स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाना है। द्रोणाचार्य नाम का बैच है, सीईटी मेंस का ही है, उसमें हरियाणा इकोनॉमी वैसे मैंने पूरी पढ़ा रखी है। उसमें भी आपको मैं ये पीडीएफ भी आपका कंप्लीट होने के बाद में या कुछ हाफ के बाद में अपडेट हो जाएगा। मतलब वहाँ पे आपका इसका प्रॉपर पीडीएफ और इसमें हरियाणा का जीके 23 जिलों के साथ अपडेटेड है, हरियाणा करंट अफेयर कंप्यूटर वगैरह सब कुछ है। और डी ग्रुप के लिए संकल्प बैच है प्रॉपर, आप लोग उसको भी एक्सेस कर सकते हैं स्टार आईक्यू एप्लीकेशन से। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इन पेजेस को पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, इनको थोड़ा इजी वे में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहली बात आती है हरियाणा का इकोनॉमी का, ये पार्ट 2 क्लास है और हरियाणा का बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है, मतलब हरियाणा का मूल परिचय। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा अपना स्टेट जो है वो रिच कल्चर है, किससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। मतलब हमारा राज्य कृषि समृद्ध राज्य है। हम लोग 70 से 80% हिस्सा ऐसा है जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। हालांकि एक छोटा सा प्रॉब्लम है ये, हम लोग इन्वॉल्व ज़्यादा हैं बट इससे जो हरियाणा के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। वो अभी आज की क्लास में पता लग गया कितना कंट्रीब्यूशन पहले था और आज कितना कंट्रीब्यूशन रह गया है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि हरियाणा लैंड ऑफ रिच कल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी है, यानी कि समृद्ध संस्कृति और कृषि समृद्ध राज्य कहलाता है। सिंपल सा बात ये हुआ कि हरियाणा अपनी संस्कृति, खेती बाड़ी और कृषि उत्पादन के लिए ही जाना जाता है। हरियाणा के अगर मैं आजू बाजू की बात करता हूं तो हरियाणा में कितने राज्य आसपास लगते हैं, तो हरियाणा के आसपास में एक राज्य लगता है पंजाब लगता है, एक राज्य लगता है पंजाब के साथ साथ हिमाचल प्रदेश राज्य लगता है, हिमाचल के अलावा एक राज्य लगता है उत्तराखंड लगता है, इसके अलावा यूपी राज्य लगता है और इसके अलावा राजस्थान लगता है। राजस्थान के साथ पहले 7 जिले लगते थे, अब राजस्थान के 8 जिले लगते हैं, एक नया जिला बन गया इसकी वजह से। 2 केंद्र शासित है, एक चंडीगढ़ लगता है और एक लगता है दिल्ली केंद्र शासित लगता है। चंडीगढ़ केवल पंचकुला के साथ में, दिल्ली तो हरियाणा के 4 जिले हैं जिनमें से एक सोनीपत आता है, इसके अलावा झज्जर आता है, इसके अलावा गुरुग्राम आता है, इसके अलावा फरीदाबाद आता है। 3 ओर से घिरा है, एक पूर्वी छोर से यूपी के साथ में अटैच्ड है वो। तो उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, पूर्व में उत्तर प्रदेश आता है और इसके उत्तर पूर्व वाले हिस्से में ही उत्तराखंड है। उत्तराखंड सबसे कम है, केवल 11 किलोमीटर, वो भी डायरेक्ट नहीं लगता, यमुना नदी के साथ में लगता है। पश्चिम में पंजाब है, दक्षिण में राजस्थान है, एवं दक्षिण पश्चिम में भी राजस्थान ही आता है। तो हरियाणा 4 राज्यों से घिरा हुआ, 4 नहीं बल्कि कहूँगा 5 राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है ना। उत्तराखंड भी इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन इसको सही तौर पे जमीनी तौर पे कनेक्टेड नहीं है तो कई बार नहीं दिखाते। जैसे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू डायरेक्ट रूप से जो है ना वो नहीं दी रखी होती है। मतलब हरियाणा इज सराउंडेड बाय हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ में उत्तर प्रदेश, ईस्ट में पंजाब एंड वेस्ट में राजस्थान। तो नेशनल कैपिटल दिल्ली से घिरा हुआ है, इन द 3 साइड से घिरा हुआ है और ये सब पॉइंट इसके अंदर डायरेक्ट आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। सो ये तो बात हुई हमारे पास में। और हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पास में है, दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है, उत्तर पश्चिम दक्षिण दिशा में इसका प्रभाव हुआ।
एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन क्या है सर, कृषि में योगदान क्या है सर? तो हरियाणा सेंट्रल पूल में गेहूं और चावल की बड़ी मात्रा में योगदान देता है। मतलब केंद्र में जो सेंट्रल पूल है जहां से पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम चलती है, आप लोग करंट अफेयर पढ़ना 20 जून के, उसमें पीडीएस का एक क्वेश्चन भी है जिसको 2031 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो उस सेंट्रल पूल में गेहूं और चावल हरियाणा से जाते हैं। हरियाणा को व्हीट बास्केट के नाम से हम लोग जाना करते हैं, 40% से ज़्यादा हिस्सा आता है हरियाणा का। तो सेंट्रल पूल भारत सरकार का वो एक राष्ट्रीय भंडार है जिसमें अतिरिक्त खाद्यान्न जैसे गेहूं चावल जमा किए जाते हैं। अतिरिक्त का मतलब है कि भाई मान के चल लो कि आप एक महीने के टोटल जो है ना वो 50,000 रुपये कमाते हो, आपके घर का खर्चा एग्जाम्पल से 10,000 रुपये लग जाता है खाने पीने में, 10,000 रुपये लग जाते हैं, आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो उनकी स्कूल की पढ़ाई किताबें वगैरह उन पे लग जाते हैं, 20,000 रुपये आपने लगा दिए हैं, ठीक है ना। 10,000 रुपये आपके मान लेते हैं लग जाते हैं एग्जाम्पल से खुद के घूमने में फिरने में, लग्जरी में, ये खाने पीने में लग गए, बच्चों के स्कूल फीस में लग गए, ये लग्जरियस लाइफ के लिए लग गए। 20,000 आपके लिए अब एक्स्ट्रा है, सारे खर्चे निकाल के इनको आप लोगों ने कहीं पे जमा कर दिए हैं। आपने कोई फिक्स डिपॉजिट है या कोई भी आपके फंड्स वगैरह उसमें जमा कर दिए। ऐसे ही गेहूं कितना हो रहा है, सारा हमने खपत करने के बाद में जो एक्स्ट्रा गेहूं चावल बच गए हैं उसको हम सेंट्रल पूल में दे रहे हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ से जाएं अगर हम लोग हरियाणा के लिए, तो हरियाणा हैज़ ऑल्सो मेड रैपिड जो आपका ग्रोथ देखने को मिल रहा है जिसको आप लोग स्टेडिट्स कहते हैं। इसका मतलब डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर कह सकते हो आप लोग। बहुत तेज़ी से प्रगति पे है अपना हरियाणा। हरियाणा अब केवल कृषि प्रधान नहीं रहा है बल्कि उद्योगों में भी बहुत तेज़ी दिखा रखी है। स्पेशली हरियाणा का ऑटोमोबाइल हब है, IT सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और पेट्रोकेमिकल हब है, ये सबसे ज़्यादा आगे है। डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करता हूँ तो फरीदाबाद है जैसे कि ट्रैक्टर उद्योग के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, गुरुग्राम है कार, एक्सट्रावेटर, क्रेन्स वगैरह इनके लिए बड़ा उद्योग इंपॉर्टेंट है। साइबर सिटी के रूप में भी जानते हैं उसको, सॉफ्टवेयर सिटी के रूप में भी इंपॉर्टेंट है वो। तो बड़ी ऑटो कंपनियां और ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां, जैसे कुछ कंपनियां ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर OEM कंपनियां हैं। मान लो मेरे पास एक लैपटॉप है, एग्जांपल से मेरे पास HP का लैपटॉप है या एप्पल का मैकबुक है, तो इस मैकबुक का स्क्रीन खराब हो गया एग्जांपल से, तो ओरिजिनल मैकबुक या तो मैं कंपनी से लेके आऊँगा तो हो सकता है मुझे थोड़ा कॉस्टली मिले। कुछ कंपनियां होती है OEM जो इन कंपनियों को, एप्पल को मतलब जो स्क्रीन बना के दे रही है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, तो वो बनाने वाली कंपनियां थर्ड कंपनियां हो सकती है कोई और। ऐसी कंपनियां गुरुग्राम में बहुत सारी है। गाड़ियाँ हो गई, जैसे गाड़ियों के स्पेयर पार्ट होते हैं वो बनाती है OEM बनाती है। बहुत सारी कंपनी से मिड्डा है इलेक्ट्रॉनिक्स के, मारुति के कई सारे प्रोडक्ट बनाती है वो। तो देश का बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल हब है, मतलब हरियाणा में गाड़ियाँ और गाड़ियों के पार्ट्स बनाने वाली बहुत सी कंपनियाँ खुल रही हैं। पानीपत रिफाइनरी की बात करता हूं तो ये पानीपत में है और एक लार्जेस्ट रिफाइनरी आती है साउथ एशिया की। पानीपत की रिफाइनरी जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की है, आपके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसको बोलते हैं, पानीपत रिफाइनरी है ये। बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करता हूं तो राज्य सरकार का एक प्रगतिशील बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत कोशिशें कर रहा है। हरियाणा सरकार उद्योग, इन्वेस्टमेंट, रोजगार को बढ़ावा देने वाली पॉलिसीज पे काम कर रही है। हरियाणा में कृषि प्रधान राज्य से औद्योगिक राज्य की ओर बदलता हुआ बदलाव और सर्विस सेक्टर में मजबूत ग्रोथ दर्ज की गई है इन सालों में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की ओर भी हम लोग प्रगतिशील विकास देखने को मिल रहा है। पहले हरियाणा की पहचान मेनली एग्रीकल्चर से ही होती थी, लेकिन अब इंडस्ट्री और सर्विस की तरफ हमारा रुझान थोड़ा ज़्यादा है। ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा विकास जो भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना ही वर्तमान की ज़रूरतें पूरी करे ना, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल से पानी है, तो इस पानी को बचाने के लिए हमने एक योजना बना रखी है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। अब ये योजना 6 मई 2020 को स्टार्ट हुई थी। इसका टारगेट था कि कोई गेहूं चावल ना उगाए, चावल की बजाय अन्य कोई उस टाइम में होने वाली फसलें, जैसे चावल की बजाय आप कपास उगा लो, आप उस समय मूंग उगा लो, तो आपको ना हम पहले 7 थे लेकिन अब 8,000 रुपये प्रति एकड़ दे देंगे। इससे पानी बचेगा भविष्य के लिए, मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ हुआ। ऐसा है कि आज भी इसको प्रयोग कर लिया और फ्यूचर में भी किसी के लिए किल्लत नहीं आएगी, उसको सस्टेनेबल ग्रोथ कहते हैं हम लोग। हरियाणा क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो हरियाणा एरिया एंड GDP कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हरियाणा वैसे एरिया वाइज तो बहुत छोटा है, केवल 44,212 वर्ग किलोमीटर ही एरिया आता है पूरे देश का। केवल 1.1234 ऐसे आप लोग लिंक में याद करना, 1-2 है नहीं यहाँ पे, 2 को पॉइंट मान लो, 1.34%
ऐसे आप 1.3% भी लिख देते हैं कहीं, तो भौगोलिक रूप से छोटा है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का केवल 1.3% या एग्जैक्ट कहें तो 1.34% आता है। लेकिन फिर भी 2025-26 के जो एडवांस एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट प्राइस पर 2011-12 पर नेशनल जीडीपी में इसका योगदान 3.8% अनुमानित है। ध्यान रखना आप लोग। तो एरिया कंट्रीब्यूशन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कह देना 1.3 है। जीडीपी का कंट्रीब्यूशन जो है ना वो कितना है सर, 3.8 रहा है आपका। अब आप लोगों को पहले ना थोड़ा समझ लेना है कि ये नेशनल जीडीपी वगैरह होता क्या है सर, इसको समझा देते हैं हम लोग यहाँ पे कि जीडीपी मतलब क्या होता है, जीडीपी का मतलब क्या होता है। देखो ऐसा होता है कि जब हम किसी साल की कमाई या जीडीपी का हिसाब उसी साल से चल रहे बाजार रेट यानी कि मार्केट रेट पे लगाते हैं ना, उसको करंट प्राइस कहते हैं। करंट प्राइस कभी भी वर्ड आए तो समझ लेना, मतलब से इन्फ्लेशन जो इन्फ्लेशन होती है जिसको महंगाई कहते हो आप लोग, इससे महंगाई जो है ना जुड़ी हुई होती है। इससे हमें पता चलता है कि असल में राज्य का प्रोडक्शन बढ़ा है घटा है, उससे हम लोग जो ना सब चीज़ों को देखा करते हैं यहाँ पे। तो जीडीपी को पूरे रूप में हम लोग पढ़ा करते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मतलब एक साल के अंदर हमारे पूरे देश की बाउंड्री के अंदर जो भी नया सामान बना है, जैसे मान लेते हैं पेन बनी है, कार बना है, कपड़े बने हैं, गेहूं हमने उत्पादित की है, जो भी सर्विसेज हमने दी है, लाइक डॉक्टर ने या टीचर ने पढ़ाया है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोई काम हुआ है, या उन सब की जो भी मार्केट वैल्यू हुई है वो जीडीपी है। ये सेम चीज़ स्टेट में भी आ जाएगी। सेम स्टेट हम मतलब अगर मैं हरियाणा की जीडीपी बोल रहा हूँ तो सोचो हरियाणा की बाउंड्री में जो कुछ बना है, मैं इंडिया की जीडीपी कह रहा हूँ तो इंडिया के लिए हो जाएगा। मतलब यूं सोच लो कि पूरे भारत एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के अंदर ना एक साल में कितना रुपए का सामान बना है, जो भी सर्विस मिली है उस फैक्ट्री ने, वो देश का एक जीडीपी कहलाएगा। ये पूरे देश की आर्थिक सेहत का एक नेशनल रिपोर्ट कार्ड लगा लो, राज्य के लिए भी कह सकते हो आप लोग ये चीजें, ठीक है। तो एक आता है जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। जीएसडीपी होता क्या है वैसे, जीएसडीपी जो है ना इसके अंदर एस लग गया, एस का मतलब स्टेट आ जाएगा। मतलब जब हम पूरे देश की बजाय सिर्फ एक राज्य की बात करते हैं, राज्य की बाउंड्री के लिए पर्टिकुलर बात करते हैं ना, तो अब हम जीएसडीपी पढ़ लेते हैं। मतलब एक साल में बने सामान और दी गई सेवाओं की वैल्यू जो है ना, तो हमारे लिए जीएसडीपी है। मतलब मान लो अगर पूरे भारत का नहीं बल्कि सिर्फ अपने राज्य की फैक्ट्री का एक साल की कमाई निकालते हैं आप, उसके प्रोडक्शन का हिसाब लगाएं तो वो हरियाणा की अपनी जीएसडीपी हो गई। तो एक स्टेट की आर्थिक या कह सकते हो इकोनॉमिक स्टेट रिपोर्ट कार्ड आपका बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप यूं मान लो कि भारत एक बहुत बड़ा परिवार है, इसमें टोटल 28 मेंबर है मान लो, मतलब राज्य हो गए। और जैसे कि एक उसका मेंबर हरियाणा भी हो गया, एक मेंबर उसका पंजाब, एक यूपी, ऐसे करके हो गए। अब जीएसडीपी अगर हम सिर्फ हरियाणा के नाम से मतलब पूरे साल भर की कमाई का हिसाब लगाएंगे तो जीएसडीपी होगा। जीडीपी अगर हम मतलब सारा पूरे के पूरे देश का अगर अनुमान लगाते हैं तो कई बार खैर ये स्टेट के लिए भी निकाल लेते हैं, जैसे मैंने भी कहा आपको 3.8% के आधार पे कंट्रीब्यूशन रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। जीएसडीपी एक राज्य में एक साल में बनी गुड्स और सर्विस की टोटल हो गया आपके पास में। अब जीएसडीपी एस्टिमेट प्रिपरेशन की बात करते हैं ना, तो उसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिकल अफेयर हरियाणा प्रिपेयर द एस्टिमेट ऑफ गुड्स एंड सर्विस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी। इसका डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है। जीएसडीपी को कैलकुलेट कौन करता है हरियाणा में, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिकल अफेयर्स करता है। मतलब हरियाणा का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिकल अफेयर जीएसडीपी के अनुमान तैयार करता है। एग्जाम में डायरेक्ट बातें आ सकती है कि जीएसडीपी एस्टीमेट तैयार करने वाला डिपार्टमेंट का नाम बताओ, जो कि उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे बन जाए एग्जाम में, ठीक है। अब जीएसडीपी एट करंट प्राइजेस, इसका मतलब क्या होता है सर, देखो इसको आप यूं समझो कि जब हम ना एक साल, जैसे एग्जांपल से यही साल ले लो आप लोग 2026 ले लो, तो 2026 में बने हुए सामान की कीमत जैसे इस साल के मार्केट रेट पर लगा लेते हैं तो वो करंट प्राइजेस आ जाएगा आपका। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि महंगाई जो है ना इसमें शामिल जरूर होगी आपकी। तो इस तरीके से जो आपका ना ये इकोनॉमी में एक नॉर्मल जीएसडीपी है, मतलब इसको आप कहते हैं नॉर्मल जीएसडीपी कह देते हैं।
ये देखने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन ये एक सच्ची तरीके दिखाती नहीं है, क्योंकि 2025-26 के एडवांस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग हरियाणा का जीएसटीपी करंट प्राइजेस पे 13,67,768 करोड़ है। तो करंट प्राइजेस का मीनिंग है जिस साल का उत्पादन है उसी साल की बाजार कीमतों का कैलकुलेशन। भाई इस साल में जो भी हमने प्रोडक्शन किया है, अब इस साल में क्या क्या आपका जो प्रोडक्शन चल रहा है वो सब कुछ आएगा। और 2025-26 में करंट प्राइजेस पे जीएसटीपी 11.8% रही है, जबकि 24-25 का रहा था 11.3। मतलब 2025-26 में ग्रोथ पिछले साल से थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, जीएसटीपी का करंट प्राइजेस आपको बताना है, तो 13,67,768 करोड़ का है ये, और आपको ये पूछा जाए कि 2025-26 का करंट प्राइजेस पे जीएसटीपी ग्रोथ रही है 11.8%, और ये ग्रोथ 2024-25 में 11.3 थी। 25-26 में ग्रोथ पिछले साल से थोड़ी सी ज्यादा रही है। ये एक वर्ड आता है कांस्टेंट प्राइस। इसको ऐसा समझो कि जब हम इस साल बने हुए सामान की कीमत किसी एक पुराने साल के रेट पर लगाते हैं ना, तो उसको कांस्टेंट प्राइस कह देंगे हम लोग। मतलब भारत और हरियाणा में भी कोई बेस ईयर जैसे 2011-12 चल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें महंगाई को हटा दिया जाता है बेसिकली, और ऐसा मतलब कहा जाता है कि जो है ना एग्जाम के अंदर इसमें से यही एक पॉइंट बनता है ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में, क्योंकि यही मेन आधार है एक्चुअली। तो कांस्टेंट प्राइस 2011-12 पर हरियाणा का जीएसटीपी 7,58,504.67 करोड़ अनुमानित है। 2025-26 में इसकी ग्रोथ 9.5% थी। आधार साल 2011-12 की कीमतों पर कैलकुलेशन इसे रियल ग्रोथ पता चलती है। तो एज कंपेयर टू ग्रोथ 7.5% रिकॉर्डेड इन 2024-2025 है। तो 2025-24-25 में जो कांस्टेंट प्राइस की ग्रोथ है 7.5% थी। मतलब रियल ग्रोथ तो 7.5% थी, 25-26 में ये बढ़ के हो गई है 9.5% हो गई है। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो कांस्टेंट प्राइस का हिसाब यूं मान के चलो कि आपका जिसमें सरकार जो है ना, सरकार को लगेगा कि जीएसटीपी डबल हो गई है, पर साल में सिर्फ महंगाई बढ़ती है, ठीक है ना। नॉमिनल जीएसटीपी कह सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका कि एक आपको दे रखा है, फिगर दे रखा है, ग्रोथ ऑफ जीएसटीपी ऑफ हरियाणा एट इंडिया एट कांस्टेंट प्राइस 2011 एंड 12। तो जीएसटीपी ऑफ द स्टेट एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस 2011-12 का एक फिगर है, और राज्य का जीएसटीपी इसमें दिखा रखा है। द ईयर ऑफ ओवर ईयर ग्रोथ रेट, मतलब जीएसटीपी की ईयर ओवर ईयर रियल ग्रोथ दिखा रखी है इसके अंदर। अगर इसमें हम लोग पढ़ें 2018-19 में तो 10.6%, इंडिया का 6.5% है। मतलब हरियाणा के विकास दर भारत की औसत से काफ़ी ऊपर थी इसके अंदर आपका, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन है ना वो हरियाणा की है, और ग्रीन लाइन है वो इंडिया की है इसके अंदर। तो 18-19 का अगर हम देखते हैं तो 6.5% इंडिया का है, और 18-19 में हरियाणा का 10.6% दिखा रखा है इसमें। तो 18-19 का 10.6% हरियाणा का है, 6.5 है किसका सर, ये हरियाणा का दिखा रखा है। तो मतलब ये ज़्यादा हो गया हमारा। ऐसे 19-20 में 2.3 दिखा रखा है हरियाणा का, और 3.9 दिखा रखा है इंडिया का। अब इसमें अप डाउन तो होता रहेगा खैर। और 20-21 में से -8.3%, इंडिया का -5.8 है। कोविड के कारण दोनों जो है ना वो नेगेटिव में चले गए थे। यहाँ पे ये देखो माइनस के पॉइंट आ गए नीचे साइड, कोविड के कारण घट गए थे, फिर ये बढ़े थे, फिर ये घटे बढ़े। तो अभी 25-26 में कह सकते हो कि हरियाणा 9.5 है और इंडिया का 7.5% आ रहा है। तो हरियाणा 9.5% है और इंडिया 7.4% है एडवांस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग। तो भविष्य के अनुमान के मुताबिक हरियाणा 9.5% से बढ़ेगा, और राष्ट्रीय विकास दर 7.4% से ज़्यादा ही दिखाने को मिल रही है। मतलब समझो 21-22 में हम लोग बढ़ गए थे, देखो एकदम से माइनस से पॉजिटिव में आ गए थे। हरियाणा 12.1% आ गया, इंडिया 9.7। तो इस साल हरियाणा ने 12.1% की सर्वाधिक मतलब हाईएस्ट रिकवरी वाली ग्रोथ है ना उसको दर्ज किया था। तो ये टेबल का आपका पॉइंट आता है जहां हम लोग माइनस में गए थे कोविड के कारण, बाकी हमारा सही था आपका। तो इसका ओवरऑल ग्राफ को इजी समझें तो ये है कि 18-19 में हरियाणा की ग्रोथ जो ना भारत से ज़्यादा थी, 10.6% थी। 20-21 में ग्रोथ नेगेटिव हो गई थी कोविड के कारण। 21-22 में रिकवर हुई थी, हरियाणा 12.1% आ गया, और 25-26 में एडवांस एस्टीमेट में हरियाणा की ग्रोथ 9.5% और इंडिया की ग्रोथ 7.5% रही थी।
तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि हरियाणा का एरिया इंडिया के टोटल एरिया का कितना परसेंटेज है, 1.3 या एग्जैक्ट कहीं 1.34% है। हरियाणा का नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, 11-12 के कांस्टेंट प्राइजेस के आधार अगर मान के चलते हैं तो मतलब ये बेस ईयर है उसके अकॉर्डिंग 3.8% है। और 25-26 में करंट प्राइजेस पे हरियाणा का जीएसडीपी कितना है, 13,67,768% है। कांस्टेंट प्राइजेस बेस ईयर 11-12 पे हरियाणा का जीएसडीपी कांस्टेंट, ये करंट प्राइस का, ये कांस्टेंट का है, 758,504.67 है। परसेंटेज में ग्रोथ देखें हम लोग, करंट प्राइस का 11.8 है, कांस्टेंट का 9.5% है। हरियाणा देश का सबसे बड़ा कौन सा हब है, ऑटोमोबाइल हब मानते हैं। पानीपत रिफाइनरी है वो साउथ एशिया की लार्जेस्ट रिफाइनरी में से एक मानी जाती है। अब एक टेबल है इंपॉर्टेंट हमारे पास में यहाँ पे, और ये टेबल इंपॉर्टेंट में क्या है सर कि हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ हरियाणा है। मतलब ये इन करोड़ में सारे आंकड़े होते हैं और जीएसडीपी मतलब ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद के नाम से हम लोग इसको जो है ना जाना करते हैं। अब ये सकल घरेलू उत्पाद के नाम से अगर हम लोग इसको जाना करते हैं तो इसमें आप लोग यूं समझ के चलिएगा कि हरियाणा राज्य में एक साल में जितनी वस्तुएं और सेवाएं बनती है उसका कुल वैल्यू को हम लोग जीएसडीपी कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ये उसकी टेबल दिखा रखी है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ हरियाणा की प्रॉपर टेबल है। अब देखो करंट प्राइजेस आपको दिखाया गया है 29, 75, 38.52, ये भी इसमें सेम ही दिखाया गया है। स्टार्टिंग में 11-12 का तो बेस ईयर में, तो बाकी आपके थोड़े थोड़े डिफरेंट आपको दिखेंगे। अब इसका मतलब क्या है, 11-12 तो बेस ईयर है, इसलिए करंट प्राइजेस और कांस्टेंट प्राइस दोनों में वैल्यू सेम रहेगी। जिस साल को बेस बनाया जाता है उसी साल करंट और कांस्टेंट प्राइस बराबर हो जाते हैं आपके। अब सबसे पहले करंट और कांस्टेंट प्राइस को समझ लो। करंट प्राइस का मतलब है कि जिस साल का प्रोडक्शन है उसी साल की मार्केट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। अगर 2011 में 1 क्विंटल गेहूं 1500 रुपए का था और 25 में वही 2500 रुपए का हो गया है, 1500 का था और 25 में 2500 का हो गया है, तो करंट प्राइजेस में 2025 वाली कीमत यानी कि 2025 मानी जाएगी। मतलब इसमें महंगाई का असर शामिल होगा, 11 वाला बेस वाला नहीं माना जाएगा। कांस्टेंट प्राइस 2011-12 ये स्थिर कीमतें होती हैं। इसका मतलब है कि हर साल के प्रोडक्शन को 11-12 की कीमतों से कैलकुलेट करेंगे। 2025 में गेहूं 2500 का है, लेकिन कांस्टेंट प्राइस 11-12 के का आधार पर कैलकुलेट करें तो 11-12 वाली कीमतें मानी जाएगी। इससे पता चलता है कि प्रोडक्शन कितना बड़ा है, सिर्फ महंगाई के कारण वैल्यू नहीं बढ़ रही है। तो कांस्टेंट प्राइस जो है ना रियल ग्रोथ होती है, करंट प्राइस है उसको नॉमिनल ग्रोथ कहते हैं हम लोग। अब हरियाणा का जीएसडीपी लगातार बढ़ रहा है। 11-12 में ये 297,538.52 करोड़ का था, अब ये बढ़ के 13,67,768.78 हो गया, जो कि मैंने अभी बताया था। कांस्टेंट प्राइस की बात करें, 11-12 में 297,538.52 था, अब ये बढ़ के 758,504.67 हो गया है। इसका मतलब है कि हरियाणा की इकोनॉमी में रियल ग्रोथ भी हुई है और नॉमिनल ग्रोथ भी हुई है, दोनों ही ग्रोथ बढ़ी है। मतलब 2021 में गिरावट क्यों दिखी है, क्योंकि उस समय इकोनॉमिक शटडाउन हो गया था, कोविड का समय आ गया था। जीएसडीपी 545,123.96 करोड़ से घट के 499,643.32 करोड़ हो गई थी। तो मतलब उस साल एक्चुअल प्रोडक्शन और सर्विस एक्टिविटी कम हो गई, इसलिए रियल जीएसडीपी कम हो गया था। एक इसमें क्यू और ए का वर्ड आता है। क्यू का मतलब होता है क्विक एस्टिमेट, यानी कि त्वरित अनुमान जिसको कहते हैं। ये फाइनल आंकड़े नहीं होते हैं, लेकिन काफी अपडेटेड एस्टिमेट कह सकते हो। एडवांस एस्टिमेट का मतलब है आने वाले साल का पहले से ही अनुमान अंदाजा लगा लेना। ये आने वाले फाइनेंशियल ईयर या करंट ईयर की शुरुआती अनुमान होते हैं, जैसे बजट में दिखाए जाते हैं। तो 24-25 का क्यू मतलब क्विक एस्टिमेट हो गया। ये सारा डेटा मैंने कहाँ से लिया है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिकल अफेयर हरियाणा है, वहाँ का है। तो ऑफिशियल डेटा है, ध्यान रखना आप लोग। ये पूरी टेबल भी वहीं की ही है अपनी। तो आप लोगों को ये टेबल में सारे तो याद नहीं रखने हैं, लेकिन कुछ एक ही साल हैं, जैसे चीज़ें हैं लाइक 2021 का आप देख पा रहे हो यहाँ पे एट करंट प्राइजेस पे, कांस्टेंट प्राइजेस पे आपको कुछ डेटा दिखाई देगा। स्टार्टिंग में आपका ये सारे तो याद करने भी नहीं है, ना ही इनका करने का ज़रूरत है। इसका मतलब समझना है आपको क्या होता है, तो वो मतलब मैंने आपको एक चीजों का समझा दिया यहाँ पे। अगली बात आती है आपके पास में यहाँ पे कि अगला पॉइंट आता है हमारा कि ग्रोथ ऑफ ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड GSSV ऑफ द स्टेट एट कांस्टेंट प्राइस 2011 and 12 हैज बीन एस्टिमेटेड एट 7.6% and 9.5% रिस्पेक्टिवली।
अब अगर हमें देखना है यहाँ पे जो GSVA जो है ना हमारे पास में यहाँ पे, वो क्या रहेगा हमारा। तो देखो GSSV का पूरा नाम होता है ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिड के नाम से हम लोग जाना करते हैं, सकल राज्य मूल्यवर्धन के नाम से जानते हैं। ये बताता है कि किसी राज्य के अंदर एक साल में अलग अलग सेक्टर में नई वैल्यू कितनी ऐड हुई है। मतलब राज्य के अलग अलग सेक्टर है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, इसमें इकोनॉमी में जो वैल्यू ऐड की है ना, उसी को ही आप लोग GSSV कहते हो आप लोग। जैसे मान लेते हैं कि एक हरियाणा में गेहूं पैदा हुआ, किसान ने गेहूं को जो है ना 100 रुपये में बेचा, उसमें बीज, खाद, डीजल सबका खर्चा जो है ना 40 रुपये था, तो नई वैल्यू ऐड हुई है 100 - 40 यानी कि 60 रुपये। तो ये वैल्यू अलग अलग सेक्टर में जोड़ के राज्य का GSVA निकल जाएगा आपका यहाँ पे। इसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ये सारे आ जाते हैं आपके। तो GSDP मतलब राज्य की पूरी इकोनॉमी का फाइनल साइज होता है, लेकिन GSVA का मतलब है राज्य के सेक्टर ने कितनी वैल्यू ऐड की है आपका। और GSDP बराबर होता है GSVA और प्लस में उसमें प्रोडक्शन का जो भी टैक्स होता है ना, वो सारा आ जाता है आपका। तो GSVA बेसिकली होता है स्टेट के सेक्टर की कमाई। मतलब किसान गेहूं उगाएगा और फैक्ट्री ट्रैक्टर बनाती है, टीचर कोचिंग देते हैं, डॉक्टर सर्विस देगा, इन सब की एडिड वैल्यू को मिलाते हैं तो GSVA बन जाएगा आपका, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिड बन जाएगा वो आपका। तो हरियाणा का GSVA ग्रोथ है वो कांस्टेंट प्राइस 11-12 पर 2024-25 में 7.5%, 7.6, 25-26 में 9.5% का अनुमानित है वैसे के लिए। 2025-26 में इंडस्ट्री सेक्टर की ग्रोथ 8.9%, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 11.5%, और इन दोनों सेक्टर की अच्छी ग्रोथ के कारण ओवरऑल जो GSVA है उसकी ग्रोथ 9.5% तक पहुंच गई। मतलब हरियाणा इकोनॉमी को 2025-26 में सबसे ज़्यादा सपोर्ट इंडस्ट्री का और सर्विस का ही मिला है। इंडस्ट्री में ये ऑटोमोबाइल आ जाते हैं, फैक्ट्री आ जाती है, रिफाइनरी आ जाती है, मैन्युफैक्चर सारा सेक्टर आ जाएगा आपका यहाँ पे। और सर्विस में एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, IT है, ट्रेड है, हेल्थ है, ये सब आ जाते हैं। मतलब ये दोनों तेजी से बढ़े हैं और पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ को इन्होंने बढ़ा दिया है। GSVA की साल दर साल रियल ग्रोथ जो है ना, वो हमें अभी एक टेबल में दिखाऊंगा, उसमें दिखाई गई है। इन्फ्लेशन को हटा के, जो इन्फ्लेशन होती है आपकी, मतलब उसको महंगाई को हटा के ग्रोथ देख सकते हैं ये वाली टेबल के अंदर। इस टेबल में हरियाणा के अलग अलग सेक्टर की ग्रोथ परसेंटेज में दिखाई गई है। यूनिट जो है ना वो परसेंटेज और है, और कांस्टेंट प्राइस 2011-12 का है, और महंगाई को हटा के एक्चुअल सेक्टर ग्रोथ दिखाई गई है इसके अंदर। एग्रीकल्चर में 18-19 में 8.8, 2019 में 5.3, 2020-2021 में -1.8 क्योंकि कोविड था, फिर 21-22 में -0.6 था, फिर 22-23 में 0.8 था, फिर ऐसे करके बढ़ती गई। ऐसे इंडस्ट्री सेक्टर में भी देखते हैं, ऐसे सर्विस सेक्टर में भी GVA जो है ना वो 10% दिखाया है इसमें। जैसे अगर मैं कहूँ एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर है, इसमें खेती, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और वानिकी ये सब कुछ आते हैं इसमें। तो 2025-26 में हरियाणा एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर है वो ग्रोथ 4.4% है, ऑल इंडिया का 3.1% है। 2025-26 का ये ऑल इंडिया से हम लोग ज़्यादा हैं, 3.1 से ज़्यादा है मतलब हम लोग, यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर ग्रोथ इंडिया एवरेज से ज़्यादा है। इसमें गेहूं, चावल, सरसों, दूध प्रोडक्शन, पशुपालन इत्यादि सब आते हैं, इनकी वैल्यू ऐड हुई है और यह वह सेक्टर में सब आ जाएगी आपकी। इंडस्ट्रीज़ की बात करता हूं तो फैक्ट्री आती है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री आती है, ऑटोमोबाइल, रिफाइनरी, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग, ये सब आती है इसमें। हरियाणा 25-26 में हरियाणा इंडस्ट्री सेक्टर की ग्रोथ 8.9 है, और जबकि ऑल इंडिया की 6.2% आती है आपकी। तो ऑल इंडिया की 6.2 है और हरियाणा की 8.9 है, तो हरियाणा इसमें भी एक्चुअली आगे ही है। हरियाणा का इंडस्ट्री सेक्टर नेशनल एवरेज से बेटर परफॉर्म कर रहा है। मतलब गुरुग्राम, मानेसर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पानीपत रिफाइनरी, टेक्सटाइल ऑटो पार्ट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फरीदाबाद ट्रैक्टर यूनिवर्सिटी, ये सब इंडस्ट्री सेक्टर में ही आते हैं। तीसरा है सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर में आता है कोचिंग आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा, IT बैंकिंग आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, हेल्थ टूरिज्म आ जाएगा, होटल ट्रेड आ जाएगा, कम्युनिकेशन आ जाएगा, रियल स्टेट जो है ना वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो 25-26 में हरियाणा सर्विस सेक्टर की ग्रोथ है 11.5% है, जबकि ऑल इंडिया की ग्रोथ है 9.1% है आपकी। ऑल इंडिया की 9.1 है, हरियाणा की 11.5 है। ओवरऑल में भी हरियाणा आगे है 9.5 और यहाँ पे ऑल इंडिया का 7.3% है।
तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि हरियाणा आपका गुरुग्राम का आईटी सेक्टर लगा लो, बैंकिंग लगा लो, ओवरऑल में हरियाणा की इकोनॉमी इसमें पुश कर रही है। तो ओवरऑल का मतलब यही है कि तीनों सेक्टर को मिला के टोटल वैल्यू एडिड जो ग्रोथ दिखती है हमें, हरियाणा की 9.5% है और भारत की 7.3% है। मतलब हरियाणा की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया एवरेज से ज़्यादा है। इसके ये परसेंटेज याद रखने हैं आपको, ये टेबल एग्जैक्ट याद करनी हो सकती है, लेटेस्ट वाला डेटा याद कर सकते हो आप लोग, और थोड़ा बहुत 24-25 का भी कह सकते हो। अब वो कंपेयर करने के लिए आपको दे सकता है कोई एक आधा इसमें से क्वेश्चन, कोविड वाला जैसे पूछ सकता है या बाकी चीज़ें पूछ सकता है। ज़्यादातर तो देखो ये वाला आंकड़ा आपके लिए ज़रूरी बनता है, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी आप लोग एक दो पुराना भी थोड़ा आंखों के आगे से निकाल सकते हैं, लाइक कोविड वाला जो नेगेटिव था आपका, पर ज़्यादा जरूरी आपके लिए 25-26 का आता है, ये जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में आता है एक आपको फिगर दे रखा था ग्रोथ GSVA ऑफ हरियाणा एट कांस्टेंट प्राइस का। तो इसमें 4 ग्रोथ लाइन दिखा रखी है आपको। एक दिखा रखी है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की, एक दिखा रखी है ब्लैक लाइन जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर की, एक जो ये आपकी सियान कलर की लाइन है या ब्लू लाइन बोल दो सर्विस सेक्टर की, और एक ये ग्रीन लाइन आपको दिखा रखी है, ये ओवरऑल GSVA दिखा रखा है इसमें। तो इसमें सारे परसेंटेज ग्रोथ दिखा रखी है आपको। 2018-19 में इंडस्ट्री सेक्टर सबसे तेजी से बढ़ा था, 13% के साथ में बढ़ा था ये, और 19-20 में हरियाणा की ओवरऑल ग्रोथ कम होकर 2.6% हो गई थी, ये कोविड का प्रभाव होने लग गया था। 20-21 में ओवरऑल GVA ग्रोथ नेगेटिव हो गई थी, ये सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरावट आई थी 10.2% नेगेटिव में। 21-22 में इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई, 18.5% पे पहुंच गए, पूरा जो है ना वो ऊपर उछाल आया था इसमें। 22-23 में सर्विस सेक्टर और मजबूत हो गया, 10.5% जो है ना वो सर्विस सेक्टर है वो मजबूत हो गया। इसके अलावा 2023-24 में इंडस्ट्री सेक्टर 11.2% रह गया हो गया था आपका, तो जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो 11.2% हुआ। 24-25 में जो ओवरऑल GVA है 7.6% देखने को मिल रहा है हमें ओवरऑल, तो और 25-26 में ओवरऑल GVA 9.5% देखने को मिल रहा है हमें, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। सो ये पॉइंट है आपका इस ग्राफ का, ओवरऑल हम परसेंटेज कितना बढ़े कितना घटे उसके अंदर आता है ये। तो हम कह सकते हैं कि हरियाणा की इकोनॉमी 25-26 में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रही है। करंट प्राइजेस GSDP में 13.67 लाख करोड़ से ज़्यादा है और कांस्टेंट प्राइस पे 7.58 लाख करोड़ से ज़्यादा है। 25-26 में ओवरऑल GSVA ग्रोथ 9.5%, सर्विस सेक्टर में 11.5%, इंडस्ट्री सेक्टर में 8.9% ग्रोथ के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों ने ये भूमिका निभाई है। मतलब 2 सेक्टर ही कह सकते हो आप लोग जो ज़्यादातर ग्रो हुए हैं हरियाणा के अंदर, और वो 2 सेक्टर आपको यहाँ पे मेनली याद रखने हैं। कौन से? एक सर्विस सेक्टर याद रखना है और एक सेक्टर आपको याद रखना है इसमें इंडस्ट्री सेक्टर है। 2 सेक्टरों में काफ़ी सारा उछाल आया है ऐसे कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए सर, इसके बाद में बात करता हूं मैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टेट इकोनॉमी, मतलब राज्य की अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक परिवर्तन क्या है सर। मतलब किसी भी राज्य की इकोनॉमी में समय के साथ में बहुत बड़ा बदलाव आना, इसको ही बोलते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में का मतलब है ये। जैसे पहले हरियाणा की इकोनॉमी ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, लेकिन बाद में इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पे आधार बन गया। पहले हरियाणा की इकोनॉमी में खेती-बाड़ी इंपॉर्टेंट थी, पशुपालन, गेहूँ चावल का योगदान था, लेकिन अब गुरुग्राम का IT हब है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, बैंकिंग है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, ट्रांसपोर्ट है, रियल एस्टेट है, सर्विस सेक्टर है, इसका योगदान बढ़ गया समय के साथ में। तो ऐसे कह सकते हो कि हरियाणा राज्य के गठन के समय राज्य की अर्थव्यवस्था मेनली कृषि प्रधान थी। जब हरियाणा बना तब यहाँ की इकोनॉमी में बहुत बड़ा आधार खेती-बाड़ी ही था। 1 नवंबर 1966 को हुआ था हरियाणा का जन्म, और इस समय खेती, पशुपालन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ही बेसिकली मेन प्रभाव पे दिख रही थी। ऐसी इकोनॉमी जिसमें एग्रीकल्चर यानी खेती का योगदान सबसे ज्यादा होता है उसको एग्रियन इकोनॉमी का मतलब ही जाना करते हैं, मतलब वही एग्री इकोनॉमी ही बोलते हैं उसको। मतलब गेहूं, चावल, बाजरा, सरसों, पशुपालन, गाय भैंस, भेड़ बकरी पालना, ये उस सब में इकोनॉमी का मेन आधार थे, इसी से पैसा कमाते थे हम लोग। चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी, उसके शुरुआती दौर में 1969-70 में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का GSDP में एक कांस्टेंट प्राइस पर सबसे बड़ा योगदान था, लगभग 60.7%। 1969-70 में हरियाणा की इकोनॉमी में सबसे बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए सेक्टर ही थे। मतलब एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में गाय भैंस आ जाती है आपके साथ के साथ ही।
जैसे क्रॉप्स में आ गया गेहूं, चावल, बाजरा, लाइव स्टॉक में गाय है, भैंस है, दूध उत्पादन हो गया, पशुधन हो गया, बागवानी आ गई, जंगल वन इत्यादि आ गए, फॉरेस्ट्री में, फिशरीज में मछली पालन आ गया। तो इन सब का योगदान होने लग गया। जीएसडीपी जो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मतलब राज्य में एक साल में बनने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल वैल्यू, जैसा कि मैंने अभी कहा। तो कांस्टेंट प्राइस का मतलब बेस ईयर की प्राइसेस पे कैलकुलेशन करना ताकि रियल ग्रोथ पता लगे। यहाँ कंपैरिजन कांस्टेंट प्राइस का रहेगा। तो 1969-70 में हरियाणा जीएसडीपी में एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का शेयर लगभग 60.7% हुआ करता था। इसके बाद सर्विस सेक्टर का शेयर 21.7% और इंडस्ट्री सेक्टर का शेयर 17.6% था। मतलब 1969-70 में हरियाणा की इकोनॉमी में रैंकिंग जो है ना वो इस प्रकार आपको दिखेगी कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का 60.7%, सर्विस सेक्टर का मिलेगा 21.7 और इंडस्ट्री सेक्टर का मिलेगा 17.6। मतलब सबसे कम इंडस्ट्री थी उस समय हरियाणा में। इंडस्ट्री और सर्विस की तुलना में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, मतलब 60 से भी ज़्यादा। 1969-70 में गांव में खेती, पशुपालन ये बहुत ज़्यादा था। इंडस्ट्री और सर्विस उतनी विकसित बिल्कुल नहीं होती थी जितनी कि आज है। 37 सालों में हरियाणा में इंडस्ट्री और सर्विस तेजी से बढ़े और जबकि एग्रीकल्चर की ग्रोथ जो है ना कंपैरेटिवली धीरे धीरे कम रही है। मतलब 1970 से 2006-7 तक 37 साल की अवधि है। इसमें चौथा जो 5 ईयर प्लान से 10वें 5 ईयर प्लान के बीच में इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की एवरेज एनुअल ग्रोथ है एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर से ज़्यादा रही है। मतलब कह सकते हो कि जो आपका एक ईयर होता है, बीच का समय जिसको कहते हो आप लोग, इंटरवेनिंग जो टाइम पीरियड आता है, उसमें किसी सेक्टर की सालाना औसत निकालते हैं, एवरेज एनुअल ग्रोथ निकालते हैं उसमें। अगर फार्मिंग धीरे धीरे बढ़ रही है लेकिन फैक्ट्री, आईटी, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन ये तेजी से बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदलता है। इसी को हम लोग स्ट्रक्चरल इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। इससे ये पता लग रहा है कि जीएसडीपी में इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का शेयर बढ़ा है और एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का शेयर घट गया है। अब हरियाणा की इकोनॉमी जो है ना एग्रीकल्चर बेस्ड से इंडस्ट्री और सर्विस बेस्ड इकोनॉमी की ओर शिफ्ट होने लगी है। मतलब पहले इकोनॉमी में 100 रुपए में 60 रुपए एग्रीकल्चर से आते थे, अब बाद में एग्रीकल्चर का हिस्सा कम हो गया और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का हिस्सा बढ़ गया। भाई हरियाणा में जहां से भी कमाई होती है जितने भी रुपए की, वो सबसे ज्यादा पहले कमाई 60 रुपए की कमाई हम लोग खेती बाड़ी से करते थे। आज ये बहुत ही कम करते हैं, अभी बताऊंगा कितने में करते हैं। तो एग्रीकल्चर का शेयर घटने का मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर खत्म हो गया, इसका मतलब है कि इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर ने ज्यादा तेजी पकड़ ली है। मतलब इस ओवरऑल पैसा कमाता जो राज्य है वो इंडस्ट्री से और सर्विस से कमाने लग गया फिलहाल के लिए। तो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का जीएसडीपी में शेयर है 1969-70 में 60.7 था, 6-7 में घट के 21.3% रह गया। देख लीजिएगा लगातार घट रहा है ये। तो पहले हरियाणा की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का बड़ा हिस्सा था और 6-7 में ये और कम हो गया। मतलब गुरुग्राम, मानेसर, इंडस्ट्रियल एरिया, ऑटो इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, आईटी सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, ये सब एग्रीकल्चर का परसेंटेज शेयर जो है ना इनकी वजह से ही कम हुआ और ये बढ़ गए। तो इंडस्ट्री सेक्टर का शेयर अगर देखें तो 1969-70 में 17.6 था, जो 6-7 में घट के 32.1 रह गया। अब आप ये देखिएगा उन्हें घट के नहीं सॉरी बढ़ के 32.1 हो गया। अब कहाँ 17% इंडस्ट्री में योगदान था, अब हरियाणा में 6-7 में आके ये 32.1% हो गया। तो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग आ गया, ऑटोमोबाइल आ गई, रिफाइनरी आ गई, कंस्ट्रक्शन बिजनेस आ गए, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, फैक्ट्री आ गया जैसे मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, ऑटो पार्ट कंपनी है ये, और पानीपत पे रिफाइनरी हो गया, टेक्सटाइल यूनिट होगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, ये इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर आई और इन्हीं की वजह से परसेंटेज ग्रोथ बढ़ गया। तीसरा परसेंटेज तो आपको बहुत चौंका देगा क्योंकि इसमें सर्विस सेक्टर आता है। सर्विस सेक्टर पहले 21.7% था जो बढ़ के 40.6% हो गया। मतलब सर्विस सेक्टर हरियाणा की इकोनॉमी में बहुत बड़ा सेक्टर बन गया और अब देखो 6-7 तक आते आते 39.6% हो गया। यानी कि एजुकेशन, कोचिंग, बैंकिंग, आईटी, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, होटल, टूरिज्म ये सब बढ़ गए। मतलब गुरुग्राम में आईटी कंपनी आ गई, कॉर्पोरेट ऑफिस बढ़ गए, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कोचिंग है, बैंकिंग है, मॉल्स है, इन सब की वजह से सर्विस सेक्टर में तेजी आई है।
तो आप ये देखो कि 1969-70 से 2006-7 का जो टाइम पीरियड लिया है हमने, इसमें 60.7 से 21.3 एग्रीकल्चर का शेयर है वो घट गया। पहले 60 था, 21 तक रह गया। इंडस्ट्री का बढ़ गया, सर्विस का भी बढ़ गया। सर्विस का 21.7 से 40 हो गया, इसका 17.5 से लगभग 32.1 हो गया। मतलब हरियाणा की इकोनॉमी एग्रीकल्चर डोमिनेंट इंडस्ट्री से सर्विस डोमिनेंट इकोनॉमी बनती जा रही है। तो 11वां जो 5 ईयर प्लान के बाद में राज्य की इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जारी रहा, क्योंकि सर्विस सेक्टर की ग्रोथ बाकी दो सेक्टर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की तुलना में और ज्यादा बढ़ गई। और 11वां 5 ईयर प्लान के बाद सर्विस सेक्टर ने हरियाणा की इकोनॉमी को और ज़्यादा लीड देना स्टार्ट किया। अब देखो क्या होता है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर है, खेती और फैक्ट्री ग्रोथ हो रही थी, लेकिन सर्विस जैसे आईटी, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट और ट्रेड ये और तेजी से आगे बढ़ रहे थे। 25-26 में ग्रोथ स्टेट वैल्यू एडिट में सर्विस सेक्टर का शेयर बढ़ के 52.1% हो गया, जो करंट का है। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का घट के केवल 14.9% ही हो गया। मतलब ग्रोथ स्टेट वैल्यू एडिड जो है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के द्वारा इकोनॉमी में जो वैल्यू एड की जाती है उसको आप ग्रोथ स्टेट वैल्यू एडिड कह रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर का योगदान 52.1, एग्रीकल्चर और अलाइड का 14.9। अब आप ये देखो कि हरियाणा की इकोनॉमी 25-26 में जो है ना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका आ गया, सर्विस सेक्टर का आ गया। तो मान लो हरियाणा की इकोनॉमी में अगर कहीं से कोई 100 रुपये कोई कमा रहा है तो आज उसमें से 52.1 रुपया तो सर्विस सेक्टर से ही आ रहा है, 33 रुपये आ रहा है उसमें लगभग मान के चलो इंडस्ट्री से, 14.9 रुपये ही आ रहे हैं एग्रीकल्चर से। हालांकि 70-80% इन्वॉल्व लोग एग्रीकल्चर में, लेकिन आ कम रहा है वहां से। इंडस्ट्री सेक्टर है वो भी लगभग 33% बढ़ गया है आपका, जिसमें ऑटोमोबाइल या ऑटो कंपोनेंट्स या पानीपत रिफाइनरी वगैरह जैसे आई गई है आपकी। तो ये राज्य की इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर का फिगर दिखा रखा है आपको। एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में हम लोग है 14.9, इंडस्ट्री सेक्टर में 33% और हम लोग सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। ये कांस्टेंट प्राइजेस का वैल्यू है। हालांकि आप बजट पढ़ोगे तो बजट मैंने पढ़ाया भी है आपको, बजट में करंट प्राइजेस का दिखाया मिलेगा तुम्हें, उसमें दिखाया मिलेगा 54% टर्सरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर 29.1 और प्राइमरी का 16.9। अब दोनों में से सर कौन सा याद करें? पहली प्रेफरेंस हमेशा इसी को ही देनी है, कांस्टेंट प्राइस को, क्योंकि रियल वैल्यू इसी की ही निकलती है। 2 नंबर पे इसकी देनी है। मतलब करंट प्राइजेस का मतलब जब हम किसी साल की कमाई या जीडीपी का हिसाब उसी साल चल रहे बाजार के मार्केट रेट पे लगाते हैं तो करंट प्राइजेस है। इसमें महंगाई का हिस्सा जुड़ा हुआ होगा। इसमें यह पता नहीं चलता कि असल में राज्य का प्रोडक्शन बढ़ा है या सिर्फ चीजों के दाम बढ़े हैं। तो इसको नॉमिनल जीडीपी के नाम, मतलब नाम मात्र की जीडीपी कहते हैं। तो करंट वाले की ज्यादा खास वैल्यू नहीं होती है, लेकिन कांस्टेंट है जब हम किसी साल की कमाई का हिसाब किसी पुराने बेस ईयर पे लगाते हैं, कांस्टेंट प्राइस है। हरियाणा और भारत में अभी बेस ईयर 11-12 का माना जा रहा है और इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। हालांकि इसको आगे आने वाले टाइम में हम 21-22 का कर दिया। अभी करंट में हमने जो है ना वो जो है ना प्राइजेस इसको बदले हैं, 21, 22, 22, 23 पे हम लोग जा रहे हैं और अभी आने वाले टाइम में उसमें ही, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हमें 11-12 ही पढ़ना है। इसमें महंगाई को हटा दिया जाता है। फायदा क्या है कि अर्थव्यवस्था की सच्ची तस्वीर दिखाता है ये। इसमें पता चलता है कि जमीन पर असल में कारखानों में सामान या खेतों में फसल का उत्पादन बेसिकली कितना बड़ा है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये तो ध्यान रखना है डियर आपके पास में यहाँ पे जो है ना, ये तो याद रखना ही रखना है आपके पास में यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके बाद में जो है ना हमारे पास में अगला पॉइंट आता है कि अर्थशास्त्र में इसको रियल जीडीपी कह देते हैं हम लोग। रियल जीडीपी यही है आपके अर्थशास्त्र के अंदर, तो इसको ध्यान रखना आप लोग। तो साल 2011 बेस ईयर है। मतलब मान लो एक हरियाणा में एक पेन फैक्ट्री है, फैक्ट्री ने 100 पेन बनाए, एक पेन की कीमत 10 रुपए थी। टोटल कमाई कितना हुई? 100 गुना 10 में मतलब 1000 रुपए कमा लिए। तो 2026 में करंट ईयर में फैक्ट्री ने अभी 100 पेन ही बनाए, यानी कि उत्पादन बिल्कुल नहीं बढ़ा, लेकिन महंगाई के कारण अब एक पेन की कीमत 15 रुपए हो गई। तो टोटल करंट प्राइजेस के हिसाब से 100 गुना 15 मतलब 1500 हो गए। अगर आप करंट प्राइजेस देखेंगे तो लगेगा कि हमारी जीडीपी 1000 से बढ़ के 1500 हो गई, यानी कि 50% इसकी ग्रोथ है, लेकिन असल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, सिर्फ महंगाई बढ़ी है। कांस्टेंट प्राइस मानो 2011 का 10 रुपए वाला रेट है, लेकिन 2026 की जीडीपी में वो 100 पेन 10 रुपए के हिसाब से 1000 ही आएंगे। इससे सरकार को सच्चाई पता लगेगी, असल ग्रोथ 0 ही है। तो कंक्लूजन ये है कि इसलिए किसी भी देश या राज्य की जो असल तरक्की देखनी होना तो उसको लिए कांस्टेंट प्राइस ही देखते हैं हम लोग, क्योंकि महंगाई के धोखे से बच के एकदम रियल डेटा उसके अंदर आता है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है ना।
और अभी जो नेशनल बेस ईयर हमने माना है, न्यू बेस ईयर जो है ना, आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, न्यू बेस ईयर हमने अभी जो थोड़े दिन पहले ही घोषणा हुई थी 2022-23 का हमने न्यू बेस ईयर माना है, ठीक है। हालांकि इसको इकोनॉमिक सर्वे में 11-12 ही लिखा है, तो आपको उसके पेपर के अकॉर्डिंग यही देखना है। ये तो अभी रिसेंट ही ग्रोथ इसकी घोषणा हुई थी। हरियाणा का GSDP, GSVA ये सारा साल 11-12 पे काउंट हो रहा है इकोनॉमिक सर्वे में ही, लेकिन हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे का यही याद रखना है आपको। हालांकि नेशनल GDP का या ओवरऑल अभी एक नया बेस ईयर 22-23 का हमने घोषणा कर दी है, वो अगले इकोनॉमिक सर्वे पे इफेक्ट पड़ेगा इसका आपका, ठीक है। चलिए, कुछ नए इसके अपडेट होंगे 22-23 के अकॉर्डिंग बेस ईयर में, तो मैं आपको वो सेपरेट में लास्ट में बता जरूर दूंगा जो हुए हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं दिखेगा तुम्हें, लेकिन हाँ कहीं फ़र्क दिखा मुझे तो मैं आपको ज़रूर इसमें शेयर कर दूंगा। सेक्टर वाइज कंपोजिशन की बात करें अगर हम लोग, तो ये तो मैंने बता ही दिया, तीनों परसेंटेज। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इतनी बातें मैंने इसलिए समझाई है, जब आप बजट पढ़ोगे तो बजट में करंट प्राइसेस के दिखा रखे होते हैं, ठीक है ना। मतलब हरियाणा कृषि प्रधान कम हो गया, अब अर्थव्यवस्था में मॉडर्न हो गए, उसमें 54% दिखा रखे हैं। अब ये दोनों आपके आगे आए। हालांकि आप कहोगे सर अब पेपर में ये भी आ जाए ये भी आ जाए, कैसे पहचाने? तब आप प्राइस देख लेना। अगर करंट प्राइजेस लिखा है आपको तो आंसर आप लोगों को जो है ना देने हैं इसके अकॉर्डिंग। करंट प्राइजेस में 54, 29.1 और 16.9 कांस्टेंट दिखाया जाए तो ये सर कुछ भी लिखा ही नहीं है, करंट भी नहीं लिखा, कांस्टेंट भी नहीं लिखा, तो पहली प्रेफरेंस हमेशा इसकी देना, क्योंकि इसी का ही क्वेश्चन बनता है पेपरों में ज्यादातर, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है, ये पाई चार्ट ओवरऑल आप समझ ही गए हैं, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर तीनों हो गए हम लोग हमारे यहाँ पे। और 1969-70 से 2025-26 तक का पूरा सफर ये हुआ कि 69-70 में 60.7% एग्रीकल्चर में थे। 6-7 में हमने बीच में देखा एक टाइम पीरियड तो 21.3 था, और अब एग्रीकल्चर में 14.9 हो गए। देखो लगातार घटते ही गए हम लोग एग्रीकल्चर में। इंडस्ट्री सेक्टर में लगातार बढ़ रहे हैं हम लोग, 17.6, फिर 32.1, यहाँ पे 33। हालांकि ये बड़ा कम है यहाँ पे तो अगर इन दोनों का कंपेयर करें तो, लेकिन हाँ बड़ा है। सर्विस सेक्टर तो बहुत ही रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रही है, 21.7 से 40.6, फिर सीधा 52.1 पे चले गए हम लोग, 50% से ज़्यादा आ गए हम लोग। हालांकि ये भी थोड़ा 50% से ज़्यादा बढ़ जाए तो बेरोजगारों की कमी, मतलब बेरोजगार जो हो रहे हैं ना, बेरोजगारों की कमी हो जाएगी और रोजगारवान वाले ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद में अगली बात आती है, ये तो चलो सारी पॉइंट मैंने आपको समझा ही दिए। तो ओवरऑल क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं, हरियाणा के गठन के समय इकोनॉमी कैसी थी, सवाल पूछे तो कह देना मुख्य रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। 1969-70 में हरियाणा GSDP में सबसे बड़ा शेयर किसका था, एग्रीकल्चर का 60.7। 1969-70 में सर्विस सेक्टर का शेयर कितना, 21.7। इंडस्ट्री सेक्टर का कितना, 17.6। 1969-70 में से 2006-7 तक किस सेक्टर की ग्रोथ में एग्रीकल्चर से ज़्यादा रही, इंडस्ट्री और सर्विस दोनों ही ज़्यादा रहे। 6-7 में जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का शेयर कितना हो गया, 21.3। 6-7 में इंडस्ट्री सेक्टर 32.1, सर्विस सेक्टर 46.6 हो गया। 25-26 में सर्विस सेक्टर 52.1, 25-26 में एग्रीकल्चर 14.9 हो गया, 25-26 में इंडस्ट्री सेक्टर 33 हो गया। इकोनॉमी का सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है, अब सर्विस सेक्टर ही है। हरियाणा इकोनॉमी का दूसरा सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री है। हरियाणा इकोनॉमी में सबसे छोटा सेक्टर कौन सा हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया आपका, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। इसका PDF आपको हरियाणा के संकल्प बैच में, D ग्रुप में और द्रोणाचार्य बैच में, इन सब में मिल जाएगा। लगभग कुछ क्लासेस और होने के बाद में अपडेट कर दूंगा, पर हाँ मिल जाएगा सारा PDF। क्लास कैसी लगी मुझे प्लीज़ बताना ज़रूर, हौसला बढ़ाना, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपके लिए अपडेट कर पाऊँ। मज़ा आया आपको पढ़ के? शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी प्लीज़ कर देना। थैंक यू। राधे राधे डियर।